गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 31 मई 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। पहले बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी जो एनर्जी का सोर्स है वो आज इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। पहले बच्चों, जब हम बात करते हैं कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है तो हम कहते हैं कि हमें ऊर्जा पौधों से मिलती है। हम भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन पौधे ऐसी कौन सी क्रिया करते हैं जिससे उनके अंदर भोजन बनता है, उनके अंदर भोजन का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने जाना होगा कि सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जब आप बीच थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे क्लासेस में, तब आपने सुना होगा कि इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अब आप लोग आज इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है और किस प्रकार ये क्रिया संपन्न होती है। इसको आप लोग नोट भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चित्रों के माध्यम से मैं आपको सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालूँगा, ठीक है, ताकि आपको भली बात ये पूरा वीडियो ये टॉपिक समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात होती है प्रकाश संश्लेषण की। तो सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के सहयोग से शुगर का यानी कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसे कार्बन एसिमिलेशन भी कहते हैं, मतलब कार्बन का स्वांगीकरण। कार्बन किस प्रकार जो है संतृप्त हो जाता है, मिल जाता है। अभी हम इस बात को नहीं देखिए, आप सामान्यतः देखिए कि एक ये जो देख रहे हो आप, सनलाइट है। सनलाइट पौधे की पत्ती पे पड़ी, पत्तियां हरी हैं और हरी पत्तियों में उपस्थित क्या उपस्थित है, उनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवण। उस क्लोरो अभी आपको और नेक्स्ट डायग्राम में बताए जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और उस क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। उसके लिए कुछ और तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, वाटर अंदर जा रहा है, वाटर की वजह से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सनलाइट हो गई और हमारा क्लोरोफिल हो गया। तो ये चार चीज़ें हमारी उपस्थित हो गई तो क्या बना, फूड बना। और दूसरी क्या बनी, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बनी ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से जो पौधे हैं अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पौधों में हो रही है तो ये जैव हो गई। रासायनिक मतलब जो पदार्थ बन रहा है वो क्या बनेगा, एक रसायन के रूप में एकत्रित होता है। इस क्रिया को एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि एक संतुलित समीकरण होती है, जैसे 6CO2 + 6H2O। अब ये 6CO2 मतलब CO2 के यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु चाहिए, और 6H2O, H2O किसका होता है, जल का, तो जल के भी कितने, 6 अणु चाहिए। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। C6H12O6 ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करते हैं, साथ में +6O2, ठीक है। 6O2 यानी कि 6 अणु जो है वो किसके बनते हैं, ऑक्सीजन के बनते हैं, जो कि वायुमंडल में रिलीज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया है। अब देखिए, और इस प्रक्रिया में आपने क्या जाना, दो चीज़ें हमें प्राप्त हुई। एक तो हमें प्राप्त हुई ऑक्सीजन और दूसरी हमें क्या प्राप्त हुई, एनर्जी। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक तरफ तो आपको एनर्जी मिल रही है, दूसरी तरफ क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रही है, वाटर इन हो रहा है, सनलाइट इन हो रही है, और क्लोरोफिल के अंदर है, क्लोरोफिल
इन पत्तियों के अंदर जितनी भी हरी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उस क्लोरोप्लास्ट के भीतर जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उन क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल के अणु उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार ये क्रिया होती है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस आखिर होता कैसे है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो है ये एक जटिल क्रिया है, उपचय क्रिया है, और यह दो दो यानी एक होती है एनाबॉलिज्म, होती है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये एनाबॉलिज्म है, इसमें कुछ बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं। आपने देखा अभी कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है? एनर्जी बन रही है और फूड बन रहा है। ठीक है, तो उपचय क्रिया कहते हैं इसे, उसमें कुछ निर्माण हो रहा है। यह क्रिया दो चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 होता है प्रकाश क्रिया यानी प्रकाश अभिक्रिया, और दूसरा होता है अप्रकाशिक क्रिया। इसे अगर हम इंग्लिश में बोले तो एक होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी एक सेल की, प्लांट सेल की, जब बात तो प्लांट सेल की हो रही है तो फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल में होगी। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। आपको ये दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये पूरी प्लांट सेल है। उस प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। उस क्लोरोप्लास्ट को अगर हम डिटेल से देखें तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे एक थाइलेकोइड नज़र आ रहा है। ये थाइलेकोइड है, और ये थाइलेकोइड क्या होते हैं? आपस में एक लैमिनी के द्वारा जुड़े होते हैं। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी 9th क्लास में। तो ये लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और मैंने आपको बोला कि दो टाइप से ये जो हमारी जो फोटोसिंथेसिस है कंप्लीट होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यानी कि जब हम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तब ये लाइट रिएक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है। और जब इसके स्ट्रोमा, इसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा, तो जो स्ट्रोमा होता है ना, इसके अंदर जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब लाइट की प्रेजेंस होती है तो उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और लेकिन जब ऐसा नहीं कह सकते कि हम डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, लाइट हो या ना हो, लेकिन हाँ डार्क रिएक्शन होनी ही होनी है। ठीक है, वो स्ट्रोमा में होती है, इसलिए उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वहाँ लाइट प्रेजेंट नहीं हो पाती है। अगर ऐसा नहीं कि दिन में साहब खाना नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, ये नहीं है। लाइट का मतलब है कि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, और डार्क का मतलब है कि स्ट्रोमा के अंदर, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर जो होता है, जो डार्क रिएक्शन होती है, और इसके अंतर्गत फूड का निर्माण हो जाता है। देखिए, दो प्रोसेस हैं। अगर जब ये प्रोसेस हमारा चलता है पहला वाला, तो इसको हम बोलते हैं हिल्स रिएक्शन। ठीक है, हिल अभिक्रिया। और दूसरा प्रोसेस क्या है हमारा? केल्विन साइकिल। ठीक है, क्लियर, केल्विन साइकिल। अब हम बात करते हैं, देखिए, पहले प्रोसेस की। तो पहले प्रोसेस में अगर हम देखें तो इस अभिक्रिया का अध्ययन सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। यह क्रिया हरित लवकों के ग्रेना में क्लोरोफिल की सहायता से होती है। मतलब आपको बताया था मैंने, क्लोरोफिल जैसे ये दिखाई दे रहा है आपके, क्लोरोफिल के अणु इस ग्रेना के अंदर पाए जाते हैं। और यह क्रिया कुछ पदों में पूरी होती है। सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके हरित लवकों के ग्रेनम में उपस्थित है, यानी कि जो ग्रेना है, ग्रेनम में उपस्थित क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं और एडीपी से एटीपी का निर्माण करते हैं। और एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित हो जाती है। और ऊर्जान पे क्लोरोफिल है वो जल का अपघटन करता है, जल को तोड़ता है, और जिससे क्या होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे 4 यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 4 मॉलिक्यूल्स H2O के हैं, और टूटेंगे, उनका जो है अपघटन होगा, और 4 अणु हाइड्रोजन के बनेंगे, और 4 अणु जो है हाइड्रोक्साइड के बनेंगे। ठीक है, फिर सेकंड है कि जल के जो अपघटन से उत्पन्न जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये परस्पर मिलकर क्या करते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी और पानी बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होकर स्टोमेटा द्वारा बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन गैस क्या होती है? वो बाहर निकल जाती है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। आपको डायग्राम में हमने पहले बताया था, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो रही है। ठीक है, तो वो बाहर निकल जाती है। ये सब किस में हो रहा है? लाइट रिएक्शन में हो रहा है। और जल के अपघटन से मुक्त जो हाइड्रोजन आयन है, जो अपघटन से मुक्त हुए हैं, तो से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स
निकलते हैं जो इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरण प्रणाली द्वारा ऊर्जा को एटीपी के रूप में मुक्त करते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयन NADP को NADPH2 में, यानी NADP क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये बहुत थोड़ी सी समझाने वाली प्रोसेस है। आपको बताऊं, एक NADP कैटेलिस्ट होता है इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो हमारी लाइट रिएक्शन है, वो जो अणु टूटते हैं, जल के अणु टूटते हैं H2O के, तो उनमें से जो H होते हैं, H आयंस होते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, उनको क्या करेगा, 4 अणुओं को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और उनमें से 2 को बाइंड कर लेगा, 2 अणु बना लेगा उसके। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को अपने साथ अटैच कर लेगा और ATP क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा ATP का। इस प्रकार क्या है, तो इस प्रकार से जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें ADP से ATP का निर्माण होता है, यानी उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जब ADP से ATP बन रहे हैं, यानी ATP का निर्माण हो रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। तो इस अभिक्रिया में सबसे पहले जो है, इसको ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक थे, तो जैसे नाम भी वैसे ही है उनका, ब्लैकमैन, तो डार्क वैसे ही हो गया, नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, मैंने आपको बताया था पहले ही। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इस अभिक्रिया में CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, शुगर बन रही है। ठीक है, अब यह अभिक्रिया कुछ चरणों में पूरी होती है। तो कैसे होती है, देखिए पूरी। सबसे पहले क्या होता है, CO2 के 6 अणु कोशिकाओं में उपस्थित रिबोलोज डाइफॉस्फेट, यानी जो रिबोलोज डाइफॉस्फेट से सहयोग करके 12 अणु फॉस्फोग्लिसरिक यानी PGA बनाते हैं। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल NADPH2 से हाइड्रोजन प्राप्त करके फॉस्फोग्लिसरीडिहाइड में परिवर्तित हो जाता है तथा NADP पुनः प्रकाश अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन ग्रहों को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। मतलब जो अभी NADPH2 ने जो हाइड्रोजन ग्रहण कर रखे हैं, वो टूट के अलग हो जाते हैं, और जो NADP होता है वो मुक्त हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट को लेके आएगा जबकि जल ग्रहण टूटेंगे तो। और उसके बाद क्या होता है कि फॉस्फोग्लिसरीडिहाइड, यानी कि जो हमारा PGA है, PGAL है, अणुओं में 10 अणु पुनः RDP यानी रिबोलोज डाइफॉस्फेट में बदल जाते हैं। शेष 2 अणु क्या होते हैं, वो हेक्सोस शर्करा ग्लूकोज बनाते हैं। इसका जो सूत्र है क्या है, इसे कहते हैं 6CO2 + 12 ATP + 12 NADPH2 = C6H12O6 + 12 ATP + 12 NADP + 6H2O। ये जो कंप्लीट है हमारा, ये क्या है, ये केल्विन साइकिल का एक रिएक्शन है। तो इस प्रकार से हमारा जो C6H12O6 यानी कि जो फूड है हमारा, वो बन के तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का सबसे अंतिम उत्पाद क्या बना। तो आपको अभी पता चला कि CO2 तथा जल के संयोग से क्या बन रहा है, CO2 और जल के संयोग से फूड यानी कि हमारा ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6 बन रहा है। कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज से स्टार्च का निर्माण होता है और यह स्टार्च पौधों में संचित कर लिया जाता है विभिन्न रूपों में। आप आलू खाते हो, स्टार्च है। ठीक है, गुइया स्टार्च है। ये सब क्या स्टार्च है, फूड कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सेव हो जाता है। ठीक है, अब बात है कि ऑक्सीजन मुक्त होती है जो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और सभी जीवों के श्वसन में काम आती है। ये प्राणवायु है। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का ये टॉपिक था, ये हमारा क्लियर हुआ। फोटोसिंथेसिस क्या है, कितने प्रोसेस में होती है और किस प्रकार से इसकी विक्रिया संपन्न होती है, हम लोगों ने चित्रों के माध्यम से जाना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा प्रकाश संश्लेषण के कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अभी आपको देखा भी था आपने कि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसमें सनलाइट की आवश्यकता पड़ रही है।
तो क्या बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो सकती है? जी नहीं। कैसे, इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए बेटे, आप एक काम करें, आप गमले में लगे पौधे को 48 घंटे के लिए अंधेरे स्थान पर रखें ताकि इसकी पत्तियां मंड रहित हो जाएं। अब इस पत्तियों की कुछ, इस पर कुछ करना नहीं, अभी कुछ नहीं करना, केवल आपको रख देना, क्योंकि इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं तो क्या होगा, इसमें जो स्टार्च होगा वो होगा ही नहीं इस पौधे। अब इस पौधे की पत्तियों की दोनों तरफ, दोनों सतहों को क्लिप्स की सहायता से एक कागज़ से, काले कागज़ से ढक देते हैं, ब्लैक, जैसे इसमें दिखाया गया है, ब्लैक पेपर से आपको ढक देना है इस प्रकार से, ठीक है, ताकि इस पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े। इस पौधे को 6 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। ढकी पत्ती को पौधे से अलग करके क्लोरोफिल रहित करने के लिए एथिल अल्कोहल में उबालते हैं। इस रंगहीन पत्ती को आयोडीन के हल्के घोल में रखने पर आप देखेंगे कि पत्ती के वे भाग जिन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वे नीले हो गए, क्योंकि आपको पता है स्टार्च पे जब हम आयोडीन डालते हैं तो वो नीला रंग प्रदर्शित करता है, किंतु वह भाग जिस पर प्रकाश नहीं पड़ा, आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि स्टार्च यानी मंड जो है पत्ती के केवल उन्हीं भागों में बना जिन पर प्रकाश पड़ता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश बहुत आवश्यक है, समझे। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रोसेस है, इसको भी आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। ये तो आपके घर में, हर एक व्यक्ति के घर में एक गमला है, ठीक है, उस गमले पे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये आप लोग कर नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं आला तालाब वालाब से ये हर्डिला का पौधा लेके आना पड़ेगा, वो आसपास मिलेगा नहीं आपको। लेकिन समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया प्राणवायु है, संसार में जो संतुलन बना हुआ है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इसी कारण बना हुआ है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, बीकर लेंगे, फनल लेंगे, आपको दिखाई दे रहा है फनल उल्टी रखी हुई है, ठीक है, सॉरी फनल रखी हुई है, हाँ उल्टी, और उसके ऊपर एक परखनली रखी हुई है, ठीक है, और पानी भरा हुआ है, और बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, और एक पौधा है हाइड्रेला। हाइड्रेला जलीय पौधा है, क्योंकि भली भांति ये इसलिए हमने पौधा हाइड्रेला लेते हैं क्योंकि हाइड्रेला एक ऐसा पौधा है जो जल में रहकर लंबे समय तक जीवन जी सकता है, ठीक है, और जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, तो इसलिए सामान्यतः मिल भी जाता है। इसलिए हाइड्रेला या कोई अन्य जलीय पौधा कौन ने बोला ना, पानी से भरे बीकर में रखकर कीप से ढक दिया। अब बीकर के पानी में कुछ ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दीजिए, जिससे पौधे को CO2 मिलती रहे। कीप की नली के ऊपर पानी से भरी एक टेस्ट ट्यूब उल्टी खड़ी कर दो, जैसे कि इस चित्र में आपको दर्शाया गया है। इस उपकरण को धूप में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के बुलबुले हाइड्रेला के पौधे से निकलकर टेस्ट ट्यूब में इकट्ठे होने लगते हैं, तथा इसका पानी नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। परखनली को हटाओ और एक जलती हुई तीली द्वारा गैस की परीक्षा करो। तीली को इसमें डालने पर आप देखेंगे कि तीली यानी कि जो गैस है वो बाहर, जब उसके संपर्क में जब तीली आती है, जलती हुई तीली आती है, तो यह और तेज़ी से जलने लगती है तीली। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, वो एक जो है अज्वलनशील जो है गैस है, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इससे होता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज जाना कि कैसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनके द्वारा हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश आवश्यक होता है। तो आज का टॉपिक था हमारा। हमें आशा है कि आपको जो है टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, डायग्रामेटिक भी अच्छा लगा होगा,
और विभिन्न जो है हमने आपको बिंदु इसको समझाए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखी है, C6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू क्लोरोफिल है ऊपर की तरफ, यानी क्लोरोफिल भी पार्ट देता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होनी, ये लिख लीजिए। क्या आप मान सकते हैं कि CO2 ना हो और केवल जल और क्लोरोफिल और सनलाइट से हो जाएगी रिएक्शन? नहीं होगी। अच्छा, जल को हटा दीजिए तो हो जाएगी? तो भी नहीं होगी। क्यों? अच्छा, क्लोरोफिल को हटा दीजिए तो हो जाएगी? जब बनाने वाला ही नहीं है तो फिर कहाँ से होगी? अच्छा, सनलाइट भैया जब प्रकाश मिलेगा तभी तो ये प्रोसेस होगी, अभी मैंने आपको बताया था। तब प्रोसेस क्या होगी? जब ये सब चीज़ें चारों चीज़ें मिलेंगी तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 और +6O2 +6H2O, ये प्रोसेस करना, ठीक है। तो इसमें एनर्जी भी बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं साइड ऑफ प्रोसेसेस, मैंने आपको बता चुका हूँ। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये चारों आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा जो प्रोसेस है बहुत इम्पोर्टेंट था, आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।